से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आपका दोस्त सीए कार्तिक गोयल, आपका दोस्त और होस्ट नहीं होस्ट, ठीक है। सीए कार्तिक गोयल। सर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाने वाले हो, किसके लिए आए हो इधर? सर आपको पढ़ाने आया हूँ मैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाने आया हूँ जीएसटी, जितना आप जानते हो, ठीक है। जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ने आए, आप तो जानते, तो आईडीटी पढ़ने आए सर। तो सर अब क्या जीएसटी पढ़ने आए? सिर्फ नहीं यार, मेरे को ऐसे ही बोलना चाहिए कि अपन आईडीटी पढ़ने आए। सर आईडीटी में क्या क्या आता है? हर शेख जरा, आईडीटी में आपके कई सारे लॉ आते हैं। जीएसटी भी आ गया, कस्टम्स भी आ गया, कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ यार। इसका क्या करें, बार बार पैर रखूंगा तो अपन क्या पढ़ने वाले थे बच्चों? आईडीटी। सर आईडीटी, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट की थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर आईडीटी में है क्या क्या? अपने आईडीटी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सर देखो, चार चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, और धीरे धीरे आप मेरे को और जान जाओगे, मैं भी आपको और जान जाऊंगा, ठीक है। अभी सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ऐसे तो होता है जिंदगी में, फ्रेंड बनते हैं किसी के, तो थोड़ा आपस में बात, आप अपने बारे में बताते रहते हैं, काम की बात करते हैं, और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, तो अपनी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, जीएसटी आईडीटी। तो आईडीटी में सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों? यहाँ पे जी क्या है, मेरे पास इतना अच्छा बोर्ड है। कस्टम, जीएसटी, एफटीपी, इतना सारा कुछ पढ़ेंगे, और सर केस लॉ। जी इतना सारा कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। इतने जब अपन टॉपिक कर लेंगे, इन द एंड ऑफ द टॉपिक आप आईडीटी के मास्टर होंगे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होंगे यहां तक। तो ये सफर बहुत अच्छा चलेगा अपना आईडीटी का। तो मैं क्या कह रहा था मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि कस्टम, जीएसटी, एफटीपी और केस लॉज, यहाँ पे आपने जीएसटी तो आप इंटर में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, जिसको आप थोड़ा बहुत जानते भी हो कि सर जीएसटी क्या है, क्योंकि फाइनल के बच्चे मेरे पास आए हैं, छोटे मोटे बच्चे तो आए नहीं हैं, बड़े फाइनल के तगड़े लेवल के बच्चे आए मेरे पास, बस पास करते ही हैंडसम सा पैकेज उनके हाथ में, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंपी गई है। तो जीएसटी मैं अपनी जिम्मेदारी एकदम अच्छे से पूरी करूंगा। कस्टम क्या है, ये शायद आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। कस्टम में क्या होता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोई कोड लगता है ना मेरे बच्चों, उससे रिलेटेड जो भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, मतलब इंपोर्ट से रिलेटेड या एक्सपोर्ट से रिलेटेड जब भी कोई केस, जब भी कोई लॉ लगना चाहेगा, कोई टैक्स लगाना चाहेगी, तो सरकार उसको किस में लगेगी? जीएसटी में ना लिख के उसको किस में लगेगी? कस्टम में। मतलब कस्टम क्या है, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तब कस्टम जाके यूज होता है। सर थोड़ा तेज बोल रहे हो? हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि कुछ हो जो तुम्हें आज पसंद नहीं आ रहा हो, धीरे धीरे मैं आपके साथ कॉप अप कर लूंगा, आप मेरे साथ कॉप अप कर लोगे। पहले दिन इतना जजमेंटल दिमाग मत बनाना कि हमें तो समझ में नहीं आया सर, बहुत तो रेलगाड़ी की स्पीड से बोलते हैं। ये सब क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें मैं बहुत थोड़ा तेज ही बोलता हूँ। जब मैं कस्टम पे या फिर जीएसटी पे आपके मेन टॉपिक्स पे आ जाऊंगा, तो मैं बहुत ही स्लो स्पीड से, इससे आधी स्पीड से आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तब मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से इंटरेक्ट करें और कनेक्ट करें, ठीक। पर अभी क्या है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट की आपकी जानकारी दे रहा हूँ, जो कि 90% बच्चों को हो सकता है पहले से हो, इसलिए टाइम खराब ना करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा तेज बोलना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो कस्टम कब लगता है? जब आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी लॉ लिखा गया वो किसमें लिखा गया? आपके कस्टम लॉ में। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भारत में जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन होगा, सर वो अभी लॉ में आगे पढ़ेंगे क्या कैसे कैसे होगा, तो उस पे लगेगा आपका जीएसटी। सर ये एफटीपी क्या है? ये हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार मोहब्बत, वैसा कुछ, ठीक है। तो एफटीपी क्या है भैया? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है यार। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब ये इससे रिलेटेड कुछ हो गया। हाँ सर, ये इससे रिलेटेड कुछ हो गया। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ना, तो कस्टम का लॉ अलग से लिखा गया और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन अलग से दिए गए, ठीक है ना। ये तो टैक्स कलेक्ट करने की बातें करता है, ये कुछ रिलैक्सेशन जैसी बातें करता है, ठीक है ना। और ये क्यों दिया गया? टू इंपोर्ट को कम से कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। सर कस्टम लॉ में तो लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करके कस्टम का एक पार्ट मान लो तुम, ठीक। तो ये कस्टम की जो बुक है ना, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चिपकी भी है, ठीक है। एग्जाम में ये अलग से तो वेटेज अलग से दिखाते हैं कि भैया 5 से 10 नंबर का ये अलग से आ सकता है, इसलिए मैं आपको अलग से जाके बता रहा हूँ बच्चों, वरना कोई अलग से कोई उगा हुआ टॉपिक नहीं है। सर ठीक है सर, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये एफटीपी तो कस्टम का ही पार्ट है, तो सर ये कोई अलग टॉपिक है? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो इन तीनों की वजह से जो ट्रांजेक्शन हिट हुए समझ में नहीं आया, उनकी वजह से केस लॉ डेवलप होते हैं। होता क्या है,
होता क्या है देखो, मजे लेके पढ़ना, खुश खुश रह के चेहरे, स्माइलिंग चेहरे। मेरे पास ऑप्शन में जिंदगी में 3 ऑप्शन थे जब मैं अपना करियर डिसाइड कर रहा था। क्या क्या कि एक तो मतलब स्कूलिंग में जब मैं था 11th-12th में कि क्या करना है लाइफ में आगे, कि भाई पुलिस ऑफिसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, जज बन जाएं, ये सब पढ़ाई में भी तो है, ये सब कर सकते हैं। तो मेरे घर वाले बोलते थे, मना कर देता था, ये तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों? पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो दिन भर नेगेटिविटी सामने आएगी। ठीक है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पुलिसमैन, जिनके घर में भी है, बट दिन भर के कभी कोई डिवोर्स का केस, कभी लड़ाई हो गई, कभी झगड़ा हो गया, उसने उसको ये कह दिया, सब नेगेटिव चीजें पास में आएंगी। डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बहुत अच्छी चीज होती है, बट फिर भी आएंगे तो सब डल फेसेस ना, सर बीमार हो गया, ये हो गया। जज बन जाओगे तो बड़े बड़े जिंदगी के लोगों की जिंदगी में जो गलत गलत हो रहा होगा वो आएगा और उसके फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये चूज ना करते हुए अपने प्यारा ऑक्यूपेशन चूज किया, जो जिससे मुझको प्यार है, जिससे मुझे एकदम खुश खुश चेहरे देखने को मिले। आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है क्या, भी तो मजे ही मजे है ना, तो एकदम खुश खुश बैठो क्लास में। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों की वजह से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, मेरे को पढ़ाना पसंद है और आप लोग बहुत पसंद हो। ठीक है ना, आपकी स्माइलिंग फेसेस बहुत पसंद है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो बिल्कुल भी मुरझाया चेहरे लेके चेहरा लेके क्लास में नहीं बैठना है, खुश रहो, मस्त रहो, है ना। और मेरे से लगातार कंटिन्यूस बातें करो, अपन 2-3 महीने जब तक कोर्स करेंगे खूब बातें करेंगे। ठीक है, तो केस लॉ, केस लॉ क्या होता है यार मेरे प्यारे बच्चों, जब कस्टम का लॉ लिखा जा रहा था ना, तो क्या होता है, कई बार लॉ लिखते हैं, सामने वाला डिपार्टमेंट और अपन असीसी। डिपार्टमेंट कौन? कस्टम डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट क्या समझ लेता है कि इस लॉ का मतलब कुछ और है, हम क्या समझ लेते हैं इसका मतलब कुछ और है। मतलब जब लॉ लिखते हैं उसका इंटरप्रिटेशन है ना असीसी अलग निकाल ले और आपका डिपार्टमेंट अलग निकाल ले, तो क्या है, विवाद हो जाता है। हम दोनों की सोच में एक बैरियर आ जाता है। तो क्या करें, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया हम तो टैक्स इस हिसाब से देंगे, डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम तो इस हिसाब से लेंगे। तो दिक्कत आ गई तो हम क्या करते हैं, जज के पास जाते हैं। जज मतलब कोर्ट्स, जुडिशरी के पास जाते हैं। तो सर आपके आईडीटी में कोई कोर्ट अलग से होते हैं या वही सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे कोर्ट अलग से होते हैं। आपने सुना होगा एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल, रिविजनल अथॉरिटी। ठीक है ना, ये सब इनके पास जाते हैं हम। सर बिल्कुल भी नहीं सुन रखा, तो कोई बात नहीं, हम आगे वाले चैप्टर्स में ये नाम भी कवर करके चलेंगे। आप सबसे नाम सुन लेंगे, मेरे साथ चलते रहिए बस, है ना। और बता देना जो समझ में नहीं आए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिम्मेदारी भी है। मेरी जिम्मेदारी अच्छा पढ़ाना, आपको समझ में आए, पर एक जिम्मेदारी आपकी बनती है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो शर्मा नहीं है, नहीं है, नई नई दुल्हन की तरह सब कुछ बताना है। ठीक, सब कुछ बताना है आपके दोस्त को। तो क्या बोल रहा था मैं, केस लॉ। केस लॉ कैसे क्रिएट हुआ, जब भी कोई दिक्कत आई हम किसके पास गए, जुडिशरी के पास। हम दोनों मिलके, मैं भी, असीसी भी और डिपार्टमेंट भी। फिर डिपार्टमेंट जुडिशरी तय करेगी कि भैया दिक्कत किसके एंड से है, डिपार्टमेंट के एंड से है या मेरे एंड से है। ठीक है, जो भी गलत होगा हमको वो जुडिशरी हमको गलत ठहरा देगी और हम उस तरह से अपना टैक्स पे करके चलेंगे, या फिर उस तरह से आगे से उस वर्ड का जिसमें इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही थी उस तरह से वो नोटिफिकेशन निकाल देगी कि इस तरह से इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन ये है। सर नोटिफिकेशन निकालने की पावर जुडिशरी को है क्या? नहीं नहीं, जुडिशरी को नोटिफिकेशन निकालने की पावर नहीं है। पावर तो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को ही है कोई भी नोटिफिकेशन निकालने की। बट क्या है, जैसे कोई स्टेटमेंट है जिसपे अलग अलग व्यू है, मेरा भी और आपके डिपार्टमेंट का भी। हम गए केस जुडिशरी के पास, मान लो केस का जो फैसला है वो जुडिशरी के फेवर में आया। ठीक है ना, मतलब केस का जो फैसला है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दिया जुडिशरी ने। ठीक है, तो अब ये बात तय हो गई ना कि अगली बार से इस वर्ड पे कोई भी दिक्कत आएगी तो ये इसका मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में जाता है। हाँ सर, ये बात तय हो गई। तो तय हो गई तो बार बार हमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सेम मैटर पे एक बार चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या करेंगे, जो कोर्ट का फैसला था ना उसी को हम यूज कर लेंगे। इसलिए जो कोर्ट के फैसले होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, उसको केस लॉ बुक बोल के बुक कर लिया गया कि भाई आपको सर्टेन केस लॉज ही पढ़ के चलने पड़ेंगे आपकी पढ़ाई में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कस्टम्स, जीएसटी और एफटीपी भी नहीं, कस्टम और जीएसटी को अच्छे से कर जाते हैं। ये थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं, केस लॉ पढ़ने में थोड़ा डर भी लगता है बच्चों को, और जिनकी इनमें मास्टरी होती है ना वही केस लॉ तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज सिर्फ केस लॉ तो पहले इन दोनों को पढ़ो तो सही ढंग से, इनसे तो प्रॉब्लम अराइज होके केस लॉ में जा रही है। ठीक, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कस्टम और जीएसटी पढ़ जाते हैं और वो छोड़ जाते हैं। मैं मेरे बच्चों एक बात बता देता हूँ, आज क्लास के पहले दिन ही तुम्हें एक बात बता देता हूँ। मैं भी सीए बना था, मैंने भी बहुत पढ़ाई करी थी, तो मेरे एक्सपीरियंस से प्लीज एक बात आज नोटिस कर लेना, कुछ भी छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होती है, कुछ भी छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होती है। आपके एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। जब ऐसे नंबरों से रहते हो ना मेरे बच्चों, तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना अपना चक दे इंडिया में, कि उस हार की बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। तो वो 4-5 नंबर से जब तुम रहोगे ना, इतना दुख होगा, और दुख जिंदगी में अपना कोई सहना पड़ता है। तो इसलिए आज पहले दिन ही
पहले दिन ही मेरी बात मान लो कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। 4 नंबर का टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आया होता है इस चैप्टर से, और तुम ये करके नहीं आते तो तुम्हें छोड़ना पड़ता है इस चैप्टर से। बच्चे ये छोड़ जाते हैं, इसका तो स्कोप इतना कम है, छोड़ जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता है और तुम्हें स्किप करना पड़ता है। चलो ये तो अपन छोड़ के ही आए थे, खुशी खुशी भी छोड़ देते, चलो ये तो छोड़ के ही आए थे, आगे का पेपर करते हैं। और एग्जाम में पता लगा कि 2 नंबर से हम रह गए। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते तो हो सकता है 2 नंबर आ जाते। सर ये तो प्रोबेबिलिटी की बातें हैं, हम तो सर ये करके भी पास होके देखा हुआ है। होगा, अब तक तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर अपन बुरी किस्मत के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, अपन एवरेज बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। एवरेज और जो बिलो द एवरेज बच्चे हैं जो कोने में बैठे रहते, बिल्कुल बात नहीं कर पाते, वो फेवरेट होते हैं मेरे, ठीक। ये चक चिक 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 करते रहते हैं ना, हाँ मैं बात सबसे करता हूँ, पर वो एवरेज बच्चा भी सोचे नहीं कि सर मेरे को तो जानते नहीं होंगे, मेरे से तो बात ही नहीं करेंगे, मेरी तो डाउट ही नहीं बताएंगे। मैं सबका बराबर का दोस्त हूँ, ठीक है। तो अपन ने किया, अपन ने इतना चैप्टर क्या क्या, कस्टम, जीएसटी, एफटीपी, केस लॉ, ये अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो मैंने दायरा बताया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ आगे अपन तैयारी करते हैं कि सर आगे अपन करने क्या वाले हैं। इसको रब कर दूं या पेज सेकंड ले लूं? सर पेज सेकंड ले लो, आपके पास तो ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, पेज सेकंड ले लेते हैं। अब करने वाले अपन सबसे पहले अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपन जीएसटी से स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं क्या सर? हाँ आज ही कर रहे हैं। जीएसटी खत्म करके अपन कस्टम करेंगे, कस्टम खत्म करके एफटीपी, और एफटीपी खत्म करने के बाद अपन केस लॉ पे पहुंचेंगे। तो आज ही पहली क्लास में मैं आपको जीएसटी की दुनिया में ले चलता हूं। तो चलो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और चलो उड़ने के लिए तैयार हो जाओ आपके कार्तिक सर के साथ। सबसे पहला है वाई टैक्स। सर हमें ये पता है कि इसमें भी टैक्स तो छुपा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस, ये टैक्स। आप एक बताओ, हम ये टैक्स बार बार पढ़ते तो हैं, पर एक बार बता दो सर, आज पहले दिन ही हमें इतना दिमाग तो क्लियर कर दो। बड़ा गुस्सा आता है हमें एज ए स्टूडेंट भी, और एज ए कल बिजनेसमैन भी आने वाला है। एज ए स्टूडेंट तो हमारे को इतनी मोटी किताब जो आप लाए हो अपने साथ में, ठीक, हमारे इंस्टीट्यूट ने इतने मोटे मोटे मॉडल छाप रखे हैं, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं सर, बड़ी दिक्कत है। बताओ इस उम्र में हम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करें या फिर ये किताबें पढ़े? किताबें पढ़ो, ठीक। तो सर ये टैक्स देते क्यों है, लेती क्यों है सरकार? ना लेती तो कितना बढ़िया होता, सब्जेक्ट नहीं होता। मार्केट में जब हम धंधा पानी करने जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे अपना, तो टैक्स देना नहीं पड़ता। ये बेमतलब का फिजूल का पैसा सरकार हमसे कलेक्ट करी क्यों रही है? देखो बच्चों, ऐसे इसलिए कलेक्ट कर रही है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब इसको रन करता है कौन? अपनी मोदी गवर्नमेंट फिलहाल तो। अगर मोदी गवर्नमेंट इसको रन कर रही है तो जेब में पैसा चाहिए या नहीं चाहिए है? या फिर बोल दिया जा ठीक है सड़कें ठीक करा देना और सड़कें ठीक हो जाएगी? अरे टेंडर वेंडर पास करना पड़ेगा, पैसे वैसे देने पड़ेंगे बिल्डर लोगों को, कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को, ठेकेदारों को, ठीक। वो पैसे आएंगे कहाँ से रोड बनाने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री आए और बोल दिया ठीक है भैया एसएमएस में 2 करोड़ रुपए का टेंडर पास कर रहे हैं, बिल्डिंग बन जानी चाहिए, कल से नई नई मशीनें आ जानी चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसा कहाँ से आएगा? तो जेब में पैसा होएगा सरकार, तभी तो सरकार देश का डेवलपमेंट करेगी, आपका सबका साथ सबका विकास करेगी। विकास कैसे होगा? पैसे से विकास होगा। और पैसा आएगा कहाँ से? तुम्हारी जेब से पैसा निकल के आएगा टैक्स के रूप में, इसलिए टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स के, अब मैं इसमें अगर आपकी बुक की भाषा पढ़ूं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, देखेंगे तो वो बुक की भाषा पट बोल देता है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को सिर्फ इतनी मतलब है कि टैक्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि वाई टैक्स, ठीक, टू रन इंडिया प्रॉपरली, ऐसे बोल दो, है ना आगे। और ज्यादा मैं टेक्निकल भाषा में भी नहीं जानता, ठीक है। जिन बच्चों को पसंद है फालतू में शुरू की पहली क्लास से एकदम रटना शुरू कर देना, वो रटे। मैं रटने की बिल्कुल भी, आपको पूरे सब्जेक्ट में रटने की एक जगह भी सलाह नहीं दूंगा, ठीक। दूसरा सर, वाई टैक्स तो समझ में आ गया, टैक्स है क्या? व्हाट इज टैक्स? हाँ, टैक्स क्या है? और एक बात बताऊं, ये इससे भी आगे बढ़ने से पहले, ये थोड़े से बोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर तुमको यहाँ पे भी ठीक ठाक लग रहा है ना क्लास में, ठीक ठाक भी लग रहा है, तो आगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये वाई टैक्स वाट टैक्स ये थोड़ी ना है, जब दुनिया में चलेंगे ना, असली दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, और वहाँ क्या क्या होता होगा, चोरी कैसे होती होगी, दिमाग कैसे लगाते हैं, मजा तो वहाँ पे भी आएगा। अगर यहाँ पे ठीक ठाक भी लग रहा है ना, तो यकीन मानो कि आगे क्लास में तो बहुत मजा आने वाला है। अब मैं भी क्या करूँ, शाहरुख खान भी क्या करे अगर स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं हो तो, ठीक। तो इंट्रोडक्शन की स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, चला रहे हैं काम। व्हाट इज टैक्स? देखो टैक्स ये क्या है कि लिखना पड़ेगा ना कि टैक्स लेके जा रहा है। एक बार बताओ, पुरानी पिक्चरें आप देखते हो उसमें हफ्ता वसूली होती है। हाँ सर, हफ्ता वसूली होती है, आमिर खान जा रहा है ना, और अनिल कपूर जा रहा है पुरानी पिक्चरों में, कॉलर पकड़ रहा है दुकानदार की, ठीक है। अगर वो विलन का रोल प्ले कर रहा है, बोल रहा है हफ्ता किधर है? बोले हफ्ता साहब ये रहा हफ्ता। तो किस डर से दे रहा है? वो कॉलर पकड़ने की डर से, गुंडागर्दी की डर से, ठीक। तो सरकार ऐसी गुंडागर्दी लगा दे, लिख देते हैं कंपल्सरी एक्सटॉर्शन मतलब वही हफ्ता वसूली ऑफ मनी, यही टैक्स है,
तो सरकार भी ऐसे जबरदस्ती करके टैक्स लेती है कि हाँ सर जबरदस्ती करती है सर, पर सरकार अपने वो तो इलीगल है ना, वो आपका जो विलन पकड़ के कॉलर पकड़ के आपसे हफ्ता वसूली कर रहा है, तो आपसे तो आप तो खुद ही डॉन हो, आप तो किसको दोगे? वो पुराने पिक्चरों में जो सीधे साधे आदमी से वसूली कर रहा है उसको हफ्ता वसूली कह रहे हैं, वो तो इलीगल है ना। तो सरकार इलीगल काम करेगी कि नहीं? तो सरकार ने क्या किया, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, और इसको लीगल कैसे कराया? थ्रू एक्ट, ये वाला एक्ट, ए बड़ा आएगा भैया, ठीक। ये अपनी बॉलीवुड वाली एक्टिंग नहीं है जो ए छोटा आएगा, ये एक्ट वाला है, लॉ वाला एक्ट, तो ये हरदम बड़ा आएगा। तो एक्ट में लिख के उसको लीगल करवा दिया, और है तो वही हफ्ता वसूली। तो व्हाट इज टैक्स? कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी थ्रू एक्ट। आगे टाइप ऑफ टैक्स, ये कुछ तो पढ़ाने का टॉपिक है मेरे पास। टाइप ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स में अपन क्या करने वाले हैं? एक सेकंड देना मेरे को, बस एक सेकंड में आया मैं। आ गए बच्चों, आ गए आपके सर। सर कहाँ गए थे? सर पानी देने गए थे सर। खुद ही क्या करें सर, सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड करते हैं, आपके टीचर के अलावा कोई आता ही नहीं क्लास में, ठीक। अकेले मेहनत करनी पड़ रही है, आप लोग भी नहीं आते। आप लोग दिख जाओ तो मेरे को सच में अच्छा लगे। आओगे ना? हाँ सर, अभी आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अच्छी सी कर दो, हम जरूर आएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं? बाय टैक्स, वॉट टैक्स। अब ये टाइप ऑफ टैक्स है ना। टाइप ऑफ टैक्स क्या है सर? प्यास से राइटिंग भी बिगड़ जाती है क्या? हाँ, ऐसा कुछ समझ लो। टाइप ऑफ टैक्स, देखो दो तरह के टैक्सेस चलते हैं मार्केट में। एक चलता है डायरेक्ट टैक्स, एक चलता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस चलते हैं। अब दो तरह के टैक्सेस में इनमें लिखा क्या क्या गया है, नया पेज लेके समझने की कोशिश करते हैं। गेट बंद कर दो। नया टॉपिक पेज लेके समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देखो यार, डायरेक्ट टैक्स क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स यार मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। टाइप के दो टाइप हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है आपका एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। सर ये इनकम टैक्स इसका डायरेक्ट एग्जांपल है। हाँ, इसका एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स। सर कैसे? देखो डायरेक्ट टैक्स वो होता है डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसकी जेब पे जो इनकम कमाएगा उसी की जेब पे टैक्स भरने का भार, मतलब बर्डन उसी की जेब पे आएगा, उसको कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपके सीए कार्तिक गोयल सर की बात समझते हैं। सर आपने नंबर कहीं नहीं दिया अपना? हाँ, नंबर दे लो आप मेरा 830 21 51 210, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। कॉल पे मैं शायद ही उठाऊं, पर व्हाट्सएप आपके रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। अब दोस्ती के लिए नंबर तो चाहिए ना, ठीक है। 830 21 51 210। अब जैसे मान लो आपके कार्तिक सर की जॉब लग गई, ठीक है। सर जॉब तो लगी भी होगी आपकी। नहीं सर जॉब मैं करता नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाना पसंद है, अपन पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल पसंद ले रहे हैं कि आपकी 5 करोड़ की जॉब लग गई। सर सीधे ही हाँ हाँ, ऐसे छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना हूँ मैं। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये कोई इंडिविजुअल होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, कोई कंपनी होती है, कोई एओपी आती है, कोई प्रॉपर्टरशिप या फिर इंडिविजुअल होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, कोई कंपनी होती है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, एओपी होते हैं, बीओआई होते हैं। ये सब पढ़ रखा है ना आपने? हाँ, ये सर सब पढ़ रखा है। तो इस पर क्या लगती है? इंडिविजुअल पे सिर्फ स्लैब रेट लगती है। एक गवर्नमेंट ने स्लैब रेट इशू कर रखी है, वो लगती है, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी मेरे पे फ्लैट रेट लग रही है। अब लड़ना मत मेरे से कि सर इस पर तो स्लैब रेट लगती है, आप कैसे फ्लैट रेट लेके जा रहे हो? आप तो वही 10-20% लगाओ। नहीं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए
मेरे को पता है स्लैब रेट लगती है, पर अभी अपन मान लो फ्लैट रेट लगती है। तो 5 करोड़ का कितना परसेंट, अगर 5 करोड़ रुपए कमाए तो सरकार को कितना कितना इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा मेरे को, 5 3 जा 15, 1.5 करोड़ रुपीज। ठीक, तो अगर 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपए मैं कहाँ लेके जाऊंगा, अपने घर लेके जाऊंगा। ठीक है, अपने घर लेके जाऊंगा, अपने पेरेंट्स को 3.5 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 करोड़ कमाए मैंने, 1.5 करोड़ रुपए टैक्स भी तो मेरे को ही देना पड़ गया। तुमने दिया क्या, तुम तो सिर्फ स्टोरी सुन रहे हो, मजे ले रहे हो, हैं मेरे दुख में खुश हो रहे हो। ये सर 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ गया, है ना। सरकार से मैं लड़ झगड़ तो रहा हूँ, लड़ झगड़ तो मैं रहा हूँ कि मैंने कमाया, इतनी मेहनत से ऑफिस गया, इतनी मेहनत से सीए बना, मैंने कमाया, तुमको किस बात का टैक्स दे दूं। सरकार बोलती जाओ रोते रहो, हमने तो बोल दिया था पिछले पेज में ही, क्या बोल दिया था कि टैक्स क्या है, कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी ऑफ थ्रू एन एक्ट, देना ही देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा भाई, ये टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। तो मैंने कमाया, मेरी जेब से बर्डन हुआ, इस 5 करोड़ में से जो मैंने कमाया उसमें से सरकार को देना पड़ेगा, वो उसको तो कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, आगे आगे पढ़ जाते हैं, बुक्स खोल के रखते हैं और मेरे को बोल देते हैं सर ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स भी होता है, प्रोग्रेसिव नेचर। अब मैं भी डर जाता हूँ ऐसे बच्चों से, तैयारी करके मेरे को भी आनी पड़ती है, ये क्या बोल रही है प्रोग्रेसिव नेचर। तो प्रोग्रेसिव नेचर मेरे बच्चों ये होता है, अपन ने तो इतने पढ़ा दिया, अपन को सभी पता है। प्रोग्रेसिव नेचर ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना, जैसे मान लो 5 करोड़ पे कितना टैक्स गया, 1.5 करोड़ रुपए, घर कितने पे लेके गया, 3.5 करोड़। कल को मेरा पैकेज डबल हो गया, 100% हाइक मिल गई मेरे को, सीखे दूसरी कंपनी लेके 100% हाइक, तो 30% में 3 करोड़ रुपए, और घर कितने लेके जाऊंगा, 7 करोड़ रुपए। तो इस पे मत ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो, ध्यान दो किस पे, इस पे ध्यान दो। जैसे ही इनकम बढ़ी वैसे ही टैक्स भी बढ़ गया। तो डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। ठीक है ना। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं, आओ सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आ जाओ। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है आपका, ये होता है आपका टैक्स चुकाएगा कोई और, बर्डन किसी और पे। यहाँ पे चुका कौन रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, सर मैं ही दे रहा हूँ। बर्डन किस पे है सर, मेरी, किसकी जेब पे है सर, मेरी जेब पे है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कुछ दूसरा होता है, जहाँ चुकाता कोई और है, बर्डन किसी और की जेब पे होता है। सर कैसे, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये शॉपकीपर है, ये आपका, ये एक लेडी है, ये शॉपकीपर है, ऐसे मान लेते हैं। अब ये शॉपकीपर ने इसको वुड बेची, वुड्स, टिम्बर वुड्स, इसके घर पे फर्नीचर बन रहा था, ये टिम्बर वुड्स लेने आई, तो इसने इसको वुड्स बेच दी। ठीक है, टिम्बर वुड्स बेच दी। बदले में क्या लेगा इससे, सर बदले में पैसे लेगा, पैसे, है ना। और क्या लेगा बदले में, पैसे लेगा, सामान दिया बदले में पैसे। तो एक बात बताओ, ये ऐसा मॉडल जब मार्केट में कोई बिजनेस कर रहा था ना, तो ये कमा रहा था, कमाई में से, अल्टीमेटली इसकी कमाई में से जो कमा रहा था, मान लो इसने बिजनेस, इस बार ये भी मैं ही हूँ, कार्तिक सर ही हैं, ये भी इस बार भी एक आपके कार्तिक सर ही हैं। धीरे धीरे भी आपके बच्चों के एग्जाम पर नाम जान जाऊंगा, जब आपके नाम याद कर एग्जाम्पल लिया करूंगा। तो अब कार्तिक सर क्या करें, यहाँ पे तो सर इनकम कमा रहे थे सैलरी से और 1.5 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे थे, 3.5 करोड़ रुपए बच रहे थे। अब बिजनेस कर रहे हैं, माल में दुकान खोल के बैठे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने से जो ये शॉपकीपर कमाएगा, जो इनकम आएगी उसमें से इनकम टैक्स देगा। ठीक, वो तो इनकम टैक्स है जो अभी तक आपने जाना। पर सरकार क्या बोलती है, ये जो सेल परचेज हो रही है ना, ये सेल हो रही है, इसकी तरफ से परचेज, इसकी तरफ से सेल, ये जो सेल परचेज का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इस पे भी टैक्स लगाएंगे। तो हमने बोला इस पे भी टैक्स लगाओगे, इस पे टैक्स देगा कौन, है ना, इस पे टैक्स देगा कौन। तो गवर्नमेंट बोलती है यार हम तो टैक्स लगाएंगे, अभी डिसाइड कर लेते हैं इस पे टैक्स देगा कौन। तो मेरे को बोला शॉपकीपर को, हे कार्तिक सर आपसे टैक्स लेंगे। मैं रोने लग गया, मैं जोर जोर से रोने लग गया। लल्ली को रोते हुए देखा है आपने, वो आती ना भारती, ऐसे रोने लग गया मैं। क्यों सरकार, क्यों रो रहे हो यार। मैंने कहा अभी तो कमा रहा था जेब से, इनकम टैक्स भी ले रहे हो, अब दुकान खोल रहा हूँ तो फिर टैक्स ले रहे हो, कितना टैक्स दूंगा। तो सरकार ने बोला अरे अरे रो मत, टैक्स इससे लेके देना है, इस बार कलेक्ट सामने वाले से करना है। मैंने बोला अच्छा कैसे, तो उन्होंने बोला एक काम करो सर, जब इस भारती को आपने माल बेचा ना, अब रोगे आप नहीं, अब रोएगी सच्ची में भारती, सच्ची की एक्टिंग कराएंगे उससे, है ना। तो आप क्या करना, भारती से पैसे तो लेना वुड्स के, ठीक, साथ में हमारे लिए भी एक पैसे का कलेक्शन कर लेना, उसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कलेक्ट कर लेना सामने भारती से। तो बोले भारती देगी, बोले बिल्कुल देगी, जरूर देना पड़ेगा उसको, ये लिखा हुआ है लॉ में, देना पड़ेगा।
ठीक, एसी खरीदने जाओगे एज अ कस्टमर देना पड़ेगा टैक्स, कंप्यूटर खरीदने जाओगे, मोबाइल खरीदने जाओगे टैक्स के पैसे दे के आते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो टैक्स के पैसे दे के आते हो, पता है क्या? हाँ सर पता है थोड़ा बहुत हमें, दे के आते हो, तो भारतीय को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो सर फिर मैं क्यों रो रहा था? तो अभी तक तो इसमें को ऐसा लग रहा था ना, पर जिम्मेदारी तो मेरे पे ही डाली, भारतीय से लेना पड़ेगा दो चीजें, क्या क्या? टिम्बर का पैसा और साथ में टैक्स का पैसा। तो गुड का जो पैसा है, माल का जो पैसा है वो तो मैं रखूंगा अपने पॉकेट में, और जीएसटी का पैसा, जो टैक्स का पैसा सरकार के लिए कलेक्ट किया है वो सरकार को पहुंचा दूंगा। तो जिम्मेदारी किसकी है सर? अभी पिक्चर में तो मैं ही हूं ना, सरकार पकड़ तो मेरी को ही दी है, काम धंधा करना है, दुकान सही से चलानी है, तो हर माल बेचने पे टैक्स कलेक्ट करना, और हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है तो हमारे को पहुंचा देना, खुद की जेब में मत रख लेना, फिर तो डबल पीटेंगे, रोने भी नहीं देंगे, मारेंगे भी इतना, रोने भी नहीं देंगे। ठीक, इसलिए हमारे तक पहुंचा देना। तो यह क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बर्डन तो सामने वाले की जेब पे पड़ा, जितनी टैक्स सरकार बोलेगी आज 2 रुपए ले लेना सामने वाले, तो 2 रुपए में इससे लेके इसको दे दूंगा, सरकार बोलेगी 2 नहीं 2000, तो बर्डन जैसे जैसे सरकार टैक्स का अमाउंट बढ़ी, बर्डन किसी चीज महंगाई का, इसका टैक्स का बर्डन तो भारतीय की जेब पे पड़ रहा है ना, पर जिम्मेदारी तो कलेक्ट करने की मेरी है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोला गया। कार्तिक सर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कि सामने वाले से लेना है और सरकार को पहुंचाना है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन कार्तिक सर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। भारतीय के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सर, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है ये आईडीटी, कि टैक्स का बर्डन तो है पर बर्डन डायरेक्टली मेरी जेब पे फॉल नहीं कर रहा, डायरेक्ट बर्डन तो उसकी जेब पे फॉल कर रहा है, इनडायरेक्ट बर्डन मेरे पे, क्योंकि लेके कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो एक हुआ आपका डीटी, एक हुआ आपका आईडीटी। ठीक, नेक्स्ट चलें? हाँ सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा है? दो तरह के प्रिंसिपल काम करके चलते हैं यार, एक चलता है ओरिजिन बेस्ड और एक चलता है डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। सर जीएसटी में कौन सा लगता है आपका? सर जीएसटी में आपके लगता है डेस्टिनेशन बेस्ड। सर ये क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये जो भी मतलब है ये मैं करूंगा आपकी कल की क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, आज मैं आपकी क्लास को यहीं पे विराम देता हूं, पढ़ नहीं पाएंगे, चल अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं छेड़ भी दूंगा ना तो मैं टॉपिक आधा छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो अपन आज की क्लास को यहीं पॉज करते हैं और कल वापस से कंटिन्यू करेंगे आपके प्रिंसिपल बेस्ड कॉन्सेप्ट से, कि ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके बाद सीखेंगे कि सर वाई जीएसटी। इतना सब कुछ तो ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाई जीएसटी। सर जीएसटी आया ही क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले जब 1 अप्रैल 2017 को आपका जीएसटी आया मार्केट में तो बहुत लड़ाई हुई कि सर जीएसटी लाई क्यों रहे हो, पहले से आपके इतने तरह के टैक्सेस चलते तो हैं, सीएसटी चलता है, वैट चलता है, सर्विस टैक्स चलता है, ठीक है ना, और भी आपका एक्साइज ड्यूटी चलता है, इतने टैक्सेस चलते तो हैं, तो इन सबको खत्म करके आप जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, वाई जीएसटी, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन चलो कल शाम कल प्रिपेयर करते हैं अपन कि ओरिजिन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है और जीएसटी क्यों लाया गया। ठीक, एक आंसर अभी दे दूं, पता करके आना वर्ड क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट। मैं बोल दूं टू एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपका जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है ये पता तुम करके आओगे, वरना नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा ही। इतना सा करके आना और मेरे साथ बने रहना। आज तो क्या ही घर जाके रिवाइज करोगे, तो आज तुम्हारी छुट्टी और आज घर जाके मजे करो, आज कोई रिवाइज नहीं करना। जब मैं कहूंगा, जब से कहूंगा मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, है ना, मेरी बात मानोगे भले में रहोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, मैं आपका भला ही चाहता हूँ ना, एक्चुअली सर मैं आपका नहीं खुद का भी भला चाहता हूँ। आपका आपके सक्सेस है ना, मेरी सक्सेस है, इसलिए समझो मेरी बात और कल करेंगे अपनी क्लास कंटिन्यू। आज क्लास करते हैं यहीं पे एंड। बाय बच्चों, थैंक यू। हाँ बाय बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।